गांव में आई अंग्रेज बहू। हमारी मैरिज को पूरे 1 ईयर हो गए हैं और तुम हो कि मुझे अभी तक अपनी फैमिली से नहीं मिलवा पाए। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ओहो, अब इसे क्या बताऊं। अगर इसे अपने गंवार गांव ले गया तो पता नहीं क्या होगा। पहली बात तो इसको देखते ही गांव वालों को ऐसा लगेगा जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। इसको तो मैंने हिंदी भी गलत ही सिखाई। क्या सोच रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे डार्लिंग, भला तुम्हारे आगे मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं टिकट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लाइट्स की टिकट बुक नहीं हो पा रही है। जैसे ही टिकट बुक हो जाएगी तो मैं तुम्हें मेरे गांव लेकर चलूंगा और मेरे पूरे परिवार से भी मिलवाऊंगा। तुम जानते हो ना मुझे गांव जाने का कितना मन है। क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। तुम पूछ रहे थे ना कि मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। मैं अपना बर्थडे अपने ससुराल वालों के साथ बनाना चाहती हूँ। सोफिया ऐसा कहकर रोने लगती है, जिसके बाद अपनी पत्नी के आंसू अनुराग से देखे नहीं जाते और वो सोफिया को चुप करवाने की कोशिश करता है। ओहो, अब रोना बंद करो ना। रोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने गांव लेकर चलूंगा और सबसे मिलवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तभी अनुराग के पास उसकी माँ का कॉल आता है। अरे बेटा, अब क्या तेरी माँ की अर्थी उठ जाएगी? जब आएगा देख तेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है। अगर तू अभी भी नहीं आया तो मैं तुझे देखे बिना ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। ओहो माँ, आप भी ना मेलोड्रामा करके मुझे परेशान कर रही हो। आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। एक तरफ अनुराग की विलायती पत्नी तो दूसरी तरफ उसकी देसी माँ, जिनके चलते उसे अमेरिका से अपने गाँव की टिकट करवानी ही पड़ती है। अनुराग अपनी विदेशी पत्नी के साथ अपने गांव, अपने घर पहुंच जाता है। अरे माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गया। जैसे ही पार्वती दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा अनुराग खड़ा होता है, जिसे देखकर पार्वती बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। मैंने कितने दिनों बाद तुझे देखा है। तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। चल अंदर आ जा। माँ जरा रुकिए। आओ सोफिया, इधर आओ और माँ के पैर छुओ। अनुराग के कहने पर सोफिया पार्वती के पैर छूती है और उससे आशीर्वाद लेती है। अपनी विलायती बहू को देखकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, मैंने सोचा था कि जब मेरा बेटा वापस लौटेगा तो मैं उसकी किसी सुशील और संस्कारी लड़की से शादी करवा दूंगी। और तेरी बड़ी भाभी तो पहले ही इतनी कामचोर है, अब तो इस विलायती को और लेकर आ गया है। अब मुझे इसके अंग्रेजों वाले चोचले भी देखने पड़ेंगे। पार्वती के ऐसा कहने पर उसकी विलायती बहू हिंदी में उसको जवाब देती है, चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सोफिया को हिंदी में बात करते देख पार्वती हैरान रह जाती है। ये अंग्रेजन तो हिंदी बोलना भी जानती है। जिसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू रेशमा को आवाज लगाती है। रेशमा, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो घर में कौन आया है। पार्वती के कई बार चिल्लाने के बाद भी रेशमा नहीं आती, जिसके चलते पार्वती गुस्से से कहती है, इतनी आलसी और कामचोर बहू का मैं क्या करूं समझ नहीं आता। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। मैं कितनी बार भी आवाज लगा लूं, एक बार भी ये नहीं होता कि मेरी आवाज पर फौरन चली आए। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए क्या काम है। मैं भी अब इस घर की बहू हूँ, जो आप कहेंगे मैं आपके लिए जरूर करूँगी। अरे बहू, तू तो विलायती है, तुझे यहाँ के तौर तरीके थोड़ी आते होंगे। और फिर मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। मेरी निकम्मी बहू 1 कप चाय भी नहीं बना सकती मेरे लिए। तू तो उससे छोटी है, अब तुझे मैं क्या ही कह सकती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही सोफिया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए एक जायकेदार कड़क चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर पार्वती हैरान रह जाती है। इतनी अच्छी चाय बनाना तुमने कहाँ से सीखा? तुमने तो मेरे मुंह का स्वाद बढ़ा दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पहले दिन पर ही सोफिया अपनी सास से अपने लिए तारीफ सुन लेती है। ऐसे ही सोफिया को गांव में आकर गांव जैसे काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, जैसे गाय को नहलाना, दूध निकालना, फर्श पर गोबर की लिपाई करना और भी बाकी के सारे काम। एक दिन सोफिया गाय को नहला ही रही होती है, तभी गाँव की कुछ औरतें उसे देख कर वहीं रुक जाती और आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो सभी, पार्वती की विलायती बहू तो गाय को नहला रही। आजकल तो देसी बहू भी ऐसा काम नहीं करती। हाँ सही कहा। दूर क्यों जा रही पार्वती की बड़ी बहू को ही देख लो। इतने सालों से इस घर में रह रही, लेकिन आज तक मैंने उसको घर के अंदर से झाड़ू निकालते हुए भी नहीं देखा। सही कहा तुमने, पार्वती की विलायती बहू की जैसी बहू मिलना तो आजकल नसीबों की बात है।
ममता और सावित्री दोनों सोफिया की तारीफ करके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वहीं पर रेशमा खड़ी हुई अपनी बुराई सुन रही होती है और उसे अपनी बुराई सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, बहुत हुआ, सब लोग मेरी बुराई ही करते रहते, अब तो मैं भी आज्ञाकारी, संस्कारी और सुशील बनकर दिखाऊंगी। वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू और मैं देसी कामों को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये बेलायती मेरे आगे टिक नहीं पाएगी। रेशमा ऐसा कहकर गाय का गोबर से फर्श पर लीपा पोती करने लगती है, लेकिन उससे ये भी सही से नहीं हो पाता, जिसके चलते उसकी सास जैसे ही उसे काम करते हुए देखती है तो उससे बोल देती है, जैसे नाटक में गुड्डन से कुछ नहीं हो पाता, वैसे रेशमा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, देखो ना मैं कर तो रही हूँ, और इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी विलायती बहू को बुलाती हूँ और उससे गोबर की लिपाई करवाती हूँ, देखते हैं आज तुम दोनों में से कौन अच्छी लिपाई कर सकता है। तभी पार्वती अपनी विलायती बहू सोफिया को बुला लेती है और उससे गोबर की लिपाई करवाना शुरू कर देती है। दोनों में से सोफिया बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उसे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर रेशमा गुस्से से तड़क भड़क जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। रात का खाना रेशमा अपने हाथों से बनाने की सोचती है, लेकिन खाने में गलती से उससे नमक और मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते घर में सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है इसने, आज का खाना तो बहुत ही गंदा है। अरे माँ जरा पानी दो ना, बहुत तेज मिर्ची लगी है, इतनी मिर्च खाने में कौन डालता है। सोफिया सबके आगे से खाना उठा लेती है। ये खाना मैंने बनाया था, आप मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मुझसे नमक और मिर्ची ज्यादा हो गई। बहू ये सब क्या ड्रामा है, क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता? मेरे को तो पता ही था, विलायती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। सोफिया नहीं चाहती थी कि उसकी जेठानी को कोई बुरा भला कहे, लेकिन ये सब देखकर रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सच्चाई सबको बता देती है। ये खाना मैंने बनाया था और मैं खाना बनाना भूल गई, मेरे आलस के चलते अब मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन सोफिया तुम्हें मेरी गलतियां छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। इतने साल मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया और आप सभी लोग सारे काम अपने आप ही करते रहे। ये सुनने के बाद पार्वती अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, अगर तू काम करना भूल गई है तो क्या हुआ, हम तुझे काम करना सिखाएंगे और तेरी सास अभी जिंदा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्वती अपनी बड़ी बहू को सहानुभूति देती है। उस दिन के बाद से पार्वती अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू को सभी काम बहुत अच्छे से सिखाती है और दोनों ही मन लगाकर सभी काम अच्छे से करते हैं। इसी के चलते रेशमा का आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो अपनी देवरानी सोफिया के साथ मिलकर घर के सभी काम करवाती है और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। It's time to disco. It's time to disco.